अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 16 दिसंबर है। आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे मुल्क में होने वाले इलेक्शन से मुताल्लिक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंध के साबिका वजीर आला के साबिका पीएसओ डीआईजी की जानिब से एक व्हाट्सएप मैसेज सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, एसडीपीओज, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार और खुद एसएचओस को जारी किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इस व्हाट्सएप मैसेज में क्या कहा गया है, उन्हें किस किस्म की हिदायत दी गई हैं, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे एसएसयू से अलग किए जाने वाले 15 मददगार मुहाफिज का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आगे चलकर हम कराची में जो बहुत तेज़ रफ्तारी से एसएचओस की तब्दीलियां इस वक्त अमल में लाई जा रही हैं, इन तब्दीलियों का ताल्लुक क्या स्पेशल ब्रांच की जानिब से जारी करदा आईआर हैं या कि कुछ और हैं, या आईआर को जवाज बनाकर केपीओ में पठान खान जो है वो एक परचून की दुकान चला रहे हैं, थाने फरोख कर रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में फिर हम बात करेंगे खुद ट्रैफिक के साबिका डीआईजी अहमद नवाज चीमा और ट्रैफिक के साबिका गॉड फादर डीएसपी सईद आराई की एक फ्रॉड, करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल पर बात करेंगे। किस तरीके से नोटों की चमक दमक को देखकर उन्होंने जो है मुजरिमों को भी पुलिस में भर्ती करने से गुरेज नहीं किया। ऐसे ही भर्ती करदा 30 पुलिस कांस्टेबलों के ऑर्डर जो है वो आईजी सिंध ने डी नोटिफाई गुज़िश्ता रोज कर दिए। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट इमदाद सोमरू की एक तहकीकाती रिपोर्ट भी शामिल करेंगे। ये तहकीकाती रिपोर्ट नहीं, एक तोप का गोला है जो कि उन्होंने सिंध के निज़ाम अदल पर फेंका है कि एक सेशन जज किस तरीके से जज की आड़ में एक बहुत बड़ा माफिया का किरदार माजी में अदा करता चला आ रहा है, कि उन्होंने महज जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो एक दूसरे साथी जज के साहबजादे को कत्ल करवाने से भी गुरेज नहीं किया। और भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं, और उसी कत्ल केस के एक मरकजी मुलजिम की गुज़िश्ता रोज जो है वो दुबई से डिपोर्ट किए जाने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। बाज़ाब्ता हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और दानिश्वर तज्जिया निगार अभी भी इस फैसले को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे जवाज बनाकर ये इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर नहीं किए जाएंगे, ये उनका ख्याल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी जमातों ने जो है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतज़ामात तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने एक जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इलेक्शन से मुतालिक, उसके बाद सिंध के साबिका वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के साबिका पीएसओ डीआईजी की जानिब से एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कारों के अलावा खुद एसडीपीओस और एसएचओस को भिजवाए जाने का इंकिशाफ हुआ है।
एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर उस खुफिया व्हाट्सएप मैसेज से मुतालिक कुछ राज फाश करते हुए उन्होंने बताया कि वो जो मैसेज है वो उसमें साबिका बल्दियाती इलेक्शन में 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ जो साबिका हुकूमत ने कार्रवाई की थी उन्हें तब्दीली की सज़ा देने की सूरत में उसका ख़ास तौर से ज़िक्र करके इन्हें अब वार्निंग दी गई है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इस इलेक्शन में उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां किस तरीके से पूरी करनी है। उन 2 अफसरों में जो है वो एक उस वक्त के डीआईजी सक्खर तारिक कुरैशी और गोडकी के एसएसपी अजहर मुगल शामिल हैं। उनका बाकायदा तस्करा किया है उस व्हाट्सएप मैसेज में कि किस तरीके से उन्हें सिंध गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और इस बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने हुक्मरान पार्टी को कामयाब करवाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करना है। लेकिन उन दोनों अफसरों ने जो है वो सिंध हुकूमत के उन अहकामात को सुनी अनसुनी करते हुए नाक की सीट पर चलते हुए इलेक्शन को शफाफ तरीके से होने दिया, जिसके नतीजे में हुक्मरान पार्टी को उस बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके मद्दे मुकाबिल मेहर बरादरी का उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत ने डीआईजी सक्खर तारिक कुरैशी और खुद गोडकी के एसएसपी अजहर मुगल को निशाने इबरत बनाते हुए उस वक्त सज़ा देकर तब्दील कर दिया था। अब उन्हीं का हवाला देकर जो है जो मौजूदा पोस्टिंग जिनकी की गई है ख़ास तौर से इसी इलेक्शन के मकासद के लिए उनको एक तरीके से बावर करवाया जा रहा है, उन्हें वार्निंग दी जा रही है, उन्हें उनकी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाया जा रहा है कि जिस मकसद के लिए उनकी पोस्टिंग करवाई गई है ख़ास तौर से वो अपनी उन जिम्मेवारियों को पूरी करें। अब उनका वो जिम्मेवारियां पूरी करने का वक्त आ चुका है। 8 फरवरी को जो है वो सिंध में पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरफ से इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस व्हाट्सएप मैसेज पर जो है कितने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, कितने डिप्टी कमिश्नर, कितने असिस्टेंट कमिश्नर, कितने मुख्तारकार और कितने एसडीपीओज और कितने एसएचओज जो है उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करने में कामयाब होते हैं। सबसे ज़्यादा लोड जो है वो जामशोरों के एसएसपी तारिक नवाज और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के एसएचओ नियाज पंवर पर पड़ेगा कि वो किस तरीके से साबिका वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को अपने हल्का इंतखाब से कामयाब करवाते हैं। इसी तरीके से ख़ुद लड़काना के जो एसएसपी हैं उन पर भी असर पड़ेगा। सक्खर गोडकी के जो एसएसपी इस वक्त जो हैं अनवर खेतरान, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तकरीबन जितने भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है सब के सब इस वक्त जो है वो उस व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जो है वो परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। वहीं चलते हैं, हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है मुहाफिज 15 का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है एसएसयू का एक बाजू जो है वो आईजी सिंध ने काट दिया, यानी कि एसएसयू से 15 को अलग करके खुद डीआईजी एडमिन इमरान याकूब के चेन ऑफ कमांड में दे दिया। हालांकि इससे पहले जो है खुद मुश्ताक मेहर भी सिंध के वो वाहिद आईजी हैं जिनकी कभी भी मकसूद मेमन डीआईजी से न बन सकी। वो तो इस एसएसयू को जो है एक फजूल की नुमाइशी फोर्स समझते थे, बल्कि पुलिस का, सिंध पुलिस का हिस्सा ही ख्याल नहीं करते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में कभी भी जो है वो एसएसयू में जाने की गलती नहीं की। ना वो एडिशनल आईजी कराची के हिस्से से कभी गए और ना ही आईजी सिंध के हिस्से से कभी गए, और उनके होते हुए कभी भी मकसूद मेमन को डीआईजी होने के बावजूद उनके दफ्तर में बिला किसी इजाज़त के जाने की हिम्मत हुआ करती थी। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब उनके दौर में भी जो है 15 और ख़ुद सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 को जो है उन्होंने एसएसयू से अलग करके डीआईजी एडमिन के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन अब उस आर्डर की स्याही भी खुश नहीं हो पाई थी कि उस वक्त जो है वो मकसूद मेमन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए
वो अपने दोनों तीनों यूनिट जो है वो उनसे दोबारा छीन लिए थे और एक तरीके से वो आईजी पर जो है वो सबकत ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस वक्त मकसूद मेमन की वो पोजीशन नहीं है कि वो अपने एक कटे हुए बाजू 15 को दोबारा से डीआईजी एडमिन से लेकर अपने एसएसयू में शामिल कर सकें। ये कहना है कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की रिपोर्ट के मुताबिक। अब ताज़ा तरीन जो इतला मिली है वो ये है कि डीआईजी एडमिन ने जो है वो 15 के एमटीओ को, 15 के लाइन अफसर को और 15 के जो है अकाउंटेंट को तब्दील कर दिया है। तीनों के तीनों जो है वो केपीओ से नए फ्रेश पुलिस वालों की खिदमत लेके उन्हें जो है ये नई जिम्मेवारियां दे दी गई है और उन्हें ताकीद की गई है कि वो जो है वो बिल्कुल जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ जो है ये अपना काम जो है वो 15 में करें। ख़ास तौर से जो है वो डीज़ल की, पेट्रोल की चोरी से जो है वो इज्तिनाब करे। इस किस्म का उन्हें सख्ती से हुक्म जो है वो दे दिया गया है। कहा यह जाता है कि 15 में जो है यहाँ से कोई हेड कांस्टेबल को लिया गया है, वहाँ से अदील मिर्ज़ा को लिया गया है एज अ एमटीओ के। अकाउंटेंट भी कोई रशीद है और एलओ जो है वो नवीद की जगह पर किसी और सब इंस्पेक्टर को जो है वो लिया गया है। नाम उनका मालूम नहीं हो सके, लेकिन अब वो तब्दीली यहाँ पर ला रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें जो है वो फ्यूल जो है वो उनका बजट जो है वो रिलीज़ किया जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। और डीआईजी एडमिन जो है वो रोज़ की बुनियाद पर जो है 15 के मुख्तलिफ मराकज़ का खुद दौरा करेंगे, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और जो गाड़ियाँ ऑफ रोड हैं वो उन्हें मुरम्मत करवाने की भी कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में जो है वो ख़ुद 15 की जो एसएसपी हैं गुलाम नबी केरियो को उन्होंने सख्ती से हुक्म दे दिया है कि ये जो 15 है ये एक तरीके से रिज़र्व फोर्स है खुद एडिशनल आईजी कराची की, तो लिहाजा इन्हें हर वक्त जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। इनकी मोबाइलों में इतना फ्यूल होना चाहिए कि एक हुक्म पर जो है ये कराची के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने की इनमें सलाहियत हो। ये कहा है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। और इनके अलाउंसेस जो है वो एसएसयू से बदस्तूर जारी व सारी रहेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो इनकी डिप्लॉयमेंट भी जो है वो मांग ली गई है खुद एसएसयू की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ। और ये भी कहा जाता है कि जो इंक्वायरी खुद इमरान याकूब कर रहे थे एसएसयू की पिछले 10 सालों की, वो इंक्वायरी तकरीबन फाइनल हो चुकी है और 1-2 दिन में जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को भिजवा देंगे। उस इंक्वायरी के नतीजे में यकीनन सबसे ज़्यादा जो डैमेज होंगे वो खुद साबिका जो वहाँ के अकाउंटेंट फारूक हैं वो डैमेज होने जा रहे हैं और ख़ुद शबीर जो एमटीओ है वो डैमेज होने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर सब इंस्पेक्टर शकील और ख़ुद रीडर जो हैं अमीन, इनके से मुतालिक बहुत चौंका देने वाले शवाहिद जो है वो डीआईजी इमरान याकूब के पास आ चुके हैं और उन्हीं शवाहिद को मद्देनज़र कर जो है वो इस वक्त अपनी रिपोर्ट मुरतब करें। कहा यह जाता है कि उन शवाहिद के नतीजे में मुमकिन है कि इनके खिलाफ करप्शन के और मिस यूज़ ऑफ पावर के मुकदमात के दर्ज किए जाने का भी इम्कान है। एक अकाउंट भी ऐसा ट्रेस कर दिया गया है जिसमें फ़ाइन के लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपयों की ट्रांजैक्शन का इंकिशाफ हुआ है। ये कहना है एसएसयू के खबरी का। और ख़ुद शबीर ने जो एक जाली एक कंपनी बनाई थी अपने 2 साहबजादों के नाम पर, उस कंपनी को भी डीआईजी इमरान याकूब ने ट्रेस कर लिया है। उस पर भी जो है वो कानूनी कार्रवाई किए जाने की इत्तला मिली है। अब चलते हमारे जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो है कराची में जिस रफ्तार से जो एसएचओज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उससे कराची के जो मौजूदा एसएचओ है उनमें एक खौफ व हिलास की लहर दौड़ चुकी है, उनमें भगदड़ मच चुकी है और कोई भी एसएचओ जो है वो इस वक्त
टिक कर काम करने को तैयार नहीं है। रोज़ की बुनियाद पर वो थाने आते हैं, किसी को भी नहीं पता है कि कब उनका किस वक्त ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि वो आईआर से इतने घबराते हैं कि वो आईआर को अपने लिए आईआर नहीं बल्कि एक तरीके से मौत का फरिश्ता इस वक्त ख्याल कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 4 एसएचओज़ जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं आईआर की बुनियाद पर, जिसमें जो है अब जो पोस्टिंग की गई है लियाकताबाद के ईमानदार तरीन जो एसएचओ थे, यानी कि राना हसनात, जिन्हें साबिका आईजी ग़ुलाम नबी मेमन ने जो है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था कि इससे ज़्यादा ईमानदार पुलिस अफसर पूरे सिंध पुलिस ही में नहीं। जब वो ये ऐलान कर रहे थे तो उस हाल में मौजूद सैकड़ों एसएचओ जो है वो मुंह छुपाकर हंस रहे थे कि ये हमारे आईजी को क्या हो गया है, किसने आईजी को बहका दिया है, किसने गुमराह कर दिया है, किसको जो है किसकी दाढ़ी को देखकर वो इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं उनकी दयानतदारी का, उनकी ईमानदारी का। बाद में उस आईजी को जब एहसास हुआ तो फिर उन्हीं के हाथों वो बी कंपनी भी भिजवा दिए गए थे। वो एसएचओ लियाकताबाद राना हसनात जो है वो अब गुटखा मावा फैक्ट्रियाँ चलाने के जुर्म में जो है वो एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के हाथों सस्पेंड कर दिए गए। खैर ये 4 एसएचओ लगे हैं। अपना लियाकताबाद में जो है इंस्पेक्टर फैजल हसन को एसएचओ लगा दिया, असलम भट्टी जो है सुपर मार्केट के एसएचओ लग गए हैं, और इंस्पेक्टर नदीम मोहम्मद सिद्दीकी एसएचओ गबोल टाउन, और सब इंस्पेक्टर अदील अफजाल जो है एसएचओ रिजविया लगने में कामयाब हो गए। रिजविया सबसे ज़्यादा कमाऊपूत थाना है, बहुत अच्छे पैसे हैं। कहा जाता है कि इन चारों की पोस्टिंग में जो है वो एडमिन इश्तियाक गौरी का मेजर के रोल है। उन्होंने एक डीए बुझवाया। ये आजकल जो है वो केपीओ वालों ने भी अपने आप को ढांपने के लिए, खुद को बदनामी से बचाने के लिए वो एक डीओ का सहारा लेते हैं कि जी उन्होंने डीओ भेजा, हमने डीओ पे अमल कर दिया। यानी कि उनकी दरख्वास्त पर डीओ भिजवाया जाता है और डीओ में पैसे लिए गए मुबैनी तौर पर एक से 20-20 लाख। अब 20-20 लाख का मतलब है कि 10 लाख इन्होंने रखे होंगे, 10 लाख उन्होंने रखे होंगे, दोनों तरफ दोनों ऑफिसों में बंटवारा हो गया। यानी जोनल ऑफिस डीआईजी वेस्ट का और एडिशनल आईजी कराची का। तो ये 80 लाख का गेम हुआ इन 4 एसएचओ की पोस्टिंग में। वो चारों एसएचओ चेंज क्यों हुए थे, सस्पेंड उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई थी, वो आईआर की बुनियाद पर। तो मैंने कहा ना कि ये आईआर की वजह से तकरीबन अब तक 15-18 एसएचओ जो है वो कराची के सस्पेंड कर दिए गए, और डीएसपीस को भी जो है वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन कॉल उनकी हो चुकी है वो उसी आईआर पर। अब एसएचओ जो है वो आईआर से घबरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि महज एक आईआर पर एडिशनल आईजी कराची को इतना सख्त तरीन एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो आईआर है, कोई खुदा ना खास्ता आसमानी सहीफा तो नहीं है कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आप उस आईआर की इंक्वायरी तो किसी से कराएं। वो आईआर एक कांस्टेबल रैंक का जो है वो पुलिस वाला मुरत्तब करता है, कांस्टेबल या ज़्यादा से ज़्यादा हेड कांस्टेबल। वो जिन कांस्टेबलों के थाने वाले मुट्ठी गर्म करते हैं वो उनके लिए सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, और जो मुट्ठी नहीं गर्म करते या जो उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरते उनके खिलाफ वो लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है भेज देते हैं, और उनकी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर फिर जो है वो दुकानदारी चलाने वाले जो है वो अपनी परचून की दुकान चलाते हैं और उनको फिर सस्पेंड करके दूसरे गाहकों से वो राब्ता करते हैं। इसी तरीके से डीओ का सहारा लेकर जो है फिर नए टेंडर भर के उनकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो ये एक अच्छा गोरखधंधा इस वक्त कराची पुलिस में शुरू कर दिया गया है आईआर की वजह से। तो खुद डीआईजी जो स्पेशल ब्रांच है जुल्फिकार लाड़िक को भी इसका इदराक करना चाहिए कि उनके चेन ऑफ कमांड में जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल इस किस्म की आईआर मुरतब करते हैं उनको पाबंद किया जाए कि कोई झूठी आईआर वो करेगा या जिसके खिलाफ आईआर नहीं करेगा और जहां पर जुर्म चल रहे हैं तो उन्हें वो भी तो अपने तौर पर सजा दें। और खुद एडिशनल आईजी कराची खादिम रिन को भी चाहिए कि वो एक सिपाही हेड कांस्टेबल की भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट को खुदा न खास्ता कोई आसमानी सहीफा न समझे, उसकी एक इंक्वायरी करवाएं किसी प्रॉपर अपने डीएसपी से एसएसपी से। अगर है तो फिर तो आप कार्रवाई करें, अगर वो झूठ पर मबनी है तो फिर आप खुदारा अपने एसएचओस को डिस्टर्ब करने का सिलसिला बंद कर दे। पैनिक इस वक्त फैल चुका है पूरी कराची के 107 एसएचओस में। वो सब ये कहते हैं कि ये एक दुकानदारी शुरू कराई है पठान खान ने, और पठान खान जो है वो अपनी मुट्ठी गर्म करने के लिए वो आईआर को जो है वो बेस बनाकर जो है उन्होंने जो है दड़ एसएचओस को इधर उधर करने का सिलसिला
सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि इस वक्त कराची पुलिस की बदनामी रुसवाई का बायस है। और ख़ुद आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब, आपको भी इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है। चलते हैं, प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो ट्रैफिक पुलिस से मुतालिक है। ट्रैफिक पुलिस में एक बहुत बड़ा स्कैंडल करप्शन का इस वक्त सामने आया है। करप्शन में तो खैर पूरी की पूरी सिंध पुलिस ही इस वक्त होते खा रही है, लेकिन ये एक अजीब व गरीब किस्म की मुजरिमाना गफलत वाली करप्शन है। 30 ऐसे कांस्टेबल को आज एडिशनल आईजी कराची की जानिब से डी नोटिफाई कर दिया गया है, जो कांस्टेबल क्रिमिनल हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो डाका जनी, लूट मार, दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान, लैंड ग्रैबिंग, मंशियात और नए जराइम के अड्डे, इस किस्म के संगीन इल्जामात FIR हैं। कहीं कहीं मुकदमों में चालान हो चुके हैं, जेल जा चुके हैं, सजा भुगत चुके हैं। उसके बावजूद कौन सा वेरिफिकेशन है, यानी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो आपका सिंध पुलिस का है, उस प्रोसेस से गुजरने के बावजूद किसने इन्हें क्लीन चिट दी और कौन, यानी कितनी आसानी के साथ जो है ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने में कामयाब हो गई। ये लम्हा फिक्रिया है। अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर ये आपकी पुलिस में जो है रा के, आपकी पुलिस में मूसाद के, आपकी पुलिस में अमेरिकन CIA के, आपकी पुलिस में दुनिया भर के एजेंसियों के लोग जो है वो भर्ती हो जाएंगे, पुलिस वाले बनकर यहां पर काम करेंगे। ये तो बहुत ही एक शर्म का मुकाम है और अफसोसनाक मुकाम है। उन 30 सिपाहियों को जो है डिनोटिफाई किया, लेकिन ये काफी नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज होना चाहिए और उनसे ये उनके जब तक उनके खिलाफ मुकदमात नहीं होंगे, उनको इंट्रोगेट आप नहीं करेंगे, तफ्तीश नहीं करोगे उनकी, तो वो नहीं, कैसे पता चलेगा कि इनको भर्ती किसने किया है। अब तो बज़ाहिर यही नाम आ रहा है कि अहमद नवाज चीमा जो DIG थे उस वक्त ट्रैफिक के, और उसके साथ साथ जो है उनके जो गॉडफादर थे, हाथ के छाले, इन दोनों आंखों के तारे, मैं बात करूं DSP सईद आराई, वो मुलविस हैं इसमें। एक से 5-5 लाख रुपए लिए हैं। ये 30 उम्मीदवार, भर्ती तो कोई 450-500 में थे, लेकिन ये 30 क्रिमिनल थे। हालांकि बाकी भी जो भर्ती हुई किसी से भी बगैर रोकड़े के भर्ती नहीं किया। अब इनके ये पेपर निकाले जाए, इन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया या नहीं दिया, या किसी और ने इनकी जगह बैठ के रिटर्न टेस्ट दिया, इसकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ जो है बाकायदा मुकदमात का इंदराज होना चाहिए। ये सिंध पुलिस की सलामती का मामला है, सिंध पुलिस को गंदे लोगों से बचाने का मामला है। ये तो खुद सिंध पुलिस के अपने बड़े बड़े अफसरान जो है वो यानी कि अपनी नैया डुबोने के बायस बन रहे हैं, यानी कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी कब्रें खुद अपने हाथ से खुदवाने का बायस बन रहे हैं। इस किस्म की शर्मनाक हरकतें करने के नतीजे में मैं फिर मुखातिब करूंगा IG रिफत मुख्तार राजा साहब, आप इसमें इंटरवीन करें। इसके लिए कोई बड़े यानी कि ईमानदार तरीन DSP या किसी एडिशनल IG को ये टास्क दें कि वो इसकी इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें एक DIG अहमद नवाज चीमा के भी नाम आ रहा है और खुद गॉडफादर जो है वो सईद आराई का नाम आ रहा है। तो लिहाजा इसको इतना लाइट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हसास नौयत का मामला है। इस पर जो है चशमपोशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर जो है इसकी तहकीकात करने की ज़रूरत है। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब जो हमारे प्रोग्राम का आज का जो बहुत हसास जो पोर्शन है, इससे पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ। एक कल परसों मैंने एक खबर दी थी, ब्रेक की थी मलिर कैंट के इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर जावेद बबर से मुतालिक, और दो जो वहाँ पर मंशियात के इस मकदर की गिरफ्तारियाँ जाहिर कर दी गई थी और 970 ग्राम उनसे हेरोइन बरामद की थी और कुछ 2 पिस्टल। मालूम हुआ कि उसमें से एक मुलजिम की रिहाई हो चुकी है और एक अभी तक जेल में है। ये एक दूसरी पार्टी की जानिब से जो है कोई एप्लीकेशन आई है पुलिस के बड़े अफसरों के पास और रेंजर्स के बड़े अफसरों के पास, और उस पर जो है कहते हैं कि अब बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। इसमें अभी मुकम्मल मालूमात मेरे पास नहीं है। दूसरी जानिब से जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज रईस से रब्ता ज़रूर हुआ है, उनकी वीडियो स्टेटमेंट भी आ रही है, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि अच्छा, थाने की सतह पर जो है मलिर कैंट पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें रेंजर्स ने ये दोनों मुल्जिमान
बमै असला और बमै नारकोटिक के उनके हैंडओवर किया है। उन्होंने सिर्फ पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा किया, उन्होंने सिर्फ ये FIR दर्ज की है। ये इनका मौक़िफ़ है। इनका ये भी कहना है कि हमें नहीं मालूम है कि इसमें जो है कोई रिश्वत ली गई है या नहीं ली गई है, हमें तो जो दिया गया है हम वो लेने के और उसके मुताबिक कार्रवाई करने के पाबंद हैं, इसलिए हमने ये FIR दर्ज की। ये इनका मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी पार्टी का ये कहना है कि मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला जो है वो प्लाट का मामला है, प्लाट का तनाज़ा था 3 पार्टनरों में। तो एक पार्टनर ने जो है वो कार्रवाई करवाने वालों से रब्ता करके उन्हें जो है मुबैन तौर पर कहते एक खोखा दिया और ये सारा गेम उनसे करवाई। ये दूसरी पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह है कि चूंकि जावेद बबर की मुअत्तली जो है ख़ुद एडिशनल IG कराची की जानिब से कर दी गई है, तो अब जाहिर है कि अगर ये बेगुनाह है तब भी जो है मलबा अब इन पर गिर चुका है, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, इन्हें एक तरीके से सज़ा दे दी गई है मुअत्तली की शक्ल में। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो अलीना राजपट जो है इस सारे मामले की इस वक्त तहकीकात कर रही है, वो भी नाक की सीध पर तहकीकात कर रही है, वो भी किसी की सिफारिश को नहीं सुनती। दूध का दूध और पानी का पानी करने की वो आदी है। मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि उनकी इंक्वायरी के जद में कराची के टार्जन SHO भी जो है वो मौत किए जा चुके हैं। तो जब तक दूसरी पार्टी की जानिब से मुझे कोई वीडियो उनका बयान नहीं आता है और कुछ और पेपर, कुछ और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, किसी के थाने के एक SI ने जो है इजी लोड के ज़रिए जो है वो उनको 30,000 या 50,000 उन्हें रिश्वत दी है पार्टी ने अपने खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज ना करने की वजह से, उसके भी कोई रिकॉर्ड जो है वो कह रहे हैं हम भिजवा रहे हैं। जब वो रिकॉर्ड आएगा तो उसको मैं अपने अगले प्रोग्राम में शामिल करूंगा। अब हमारा जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है वो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक तज्जियाती तहकीकाती एक चौंका देने वाली रिपोर्ट है, जो कि मैं फिर कहूँगा रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का गोला है, जो सीधा जो है सिंध की जुडिशरी पर जाके इस वक्त गिरने जा रहा है। पहले आप लोग उनकी जो है ये रिपोर्ट सुने कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या चौंका देने वाले इंकिशाफात इस वक्त कर रहे हैं। हनीफ साहब, बुनियादी तौर पे ये बात है अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, खुदा से कुदरत से नाफरमानी, लाकानूनियत की और गैर कानूनी काम और क्रिमिनल एक्ट की, जो बदकिस्मती से एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से किया गया था। ये फरवरी 2014 का वाक़या है, जब 4 नामालूम कातलों ने एक 17 साल के नौजवान आकिब शाहानी, जो भी एक सेशन जज के साहबजादे थे, नौजवान थे और कराची के एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे, उसको हैदराबाद के ठंडी सड़क पे नियाज स्टेडियम के सामने अपनी 2 बहनें, अपने एक कज़न और वालदा के सामने कार से उतार कर बेदर्दी से बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया था। हमारी सिंधी में एक कहावत है कि जहाँ पर आग लगती है वही जगह जलती है। उस कहावत के मुस्ताक हम सिर्फ वो दुख बयान तो कर सकते हैं, लेकिन उस दुख का अंदाज़ा वो वालदा, वो बहनें, वो कज़न और वो वालिद ही कर सकते हैं। जनाब खालिद शाहानी साहब, जो इस वक्त ठट्टा के सेशन जज हैं, बड़े अच्छे नेक नाम और एक ज़बरदस्त किस्म के जज हैं। उनके बेटे को फरवरी 2014 में कत्ल किया गया था। जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके कत्ल में एक और सेशन जज, जो उस वक्त मटियारी के सेशन जज थे, सिकंदर लाशारी, उन्होंने ये घिनौना और ये क्रिमिनल एक्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक और पुलिस की प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जज सिकंदर लाशारी को ये शुबा था कि आकिब शाहानी के ताल्लुकात उसकी एक बेटी के साथ हैं, और मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि उस बेटी का रिश्ता इसी आकिब शाहानी नौजवान के लिए मांगा गया था, जिसको सिकंदर लाशारी सेशन जज ने अपनी अना का मसला बनाया था और अपनी ही कोर्ट में ज़ेर समात मुजरमान की खिदमत हासिल की। ये पाकिस्तान की तारीख़ का वाहिद वाक़या है कि जिसमें सेशन जज ने अपनी ही अदालत में ज़ेर समात कत्ल और डकैती के बड़े जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें जो मुलज़िमान ज़ेर समात थे उसके पास, उनकी खिदमत हासिल की एक नौजवान और मासूम बच्चे की जान लेने के लिए। आकिब बहीमाना तौर पर कत्ल हो गया। उस वक्त के SSP हैदराबाद
पीर फरीद सरहंदी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उस मामले की तहकीकात की, जज का एतराफ़ी बयान हासिल किया और दहशतगर्दी अदालत ने 2018 में जज को और उसके एक साथी हैं फ़हीम, उनको सज़ाए मौत दी। 2 मुलज़िमान कानून से भागे हुए थे, एक यही बरकत लाशारी और एक अब्बास सियाल। अब्बास सियाल के लिए बताया जाता है कि उसका शायद कोई शहीद भुट्टो के साथ ताल्लुक़ था, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के साथ। बाद में उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से उनको वहाँ से निकाला गया था। एक हार्डन क्रिमिनल था, डकैत था और पेशावर मुजरम था और पैसे लेकर किराए का कातिल था। तो बरकत लाशारी और अब्बास सियाल भागे हुए थे और जहाँ पर तकरीबन 10 साल के बाद जो बरकत लाशारी है वो दुबई में छुपा हुआ था। वहाँ पर उसने कोई जुर्म किया, उस जुर्म की सज़ा के तौर पर दुबई अथॉरिटीज़ ने उसको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। यहाँ की FIA की अथॉरिटीज़ को पता चला, FIA इमिग्रेशन वालों ने उसको कल कराची एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करके हैदराबाद पुलिस के हवाले किया, जहाँ पर आखिरी इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी की जो रोकथाम के लिए जो अदालत है, खुसूसी अदालत है हैदराबाद की, उसने पुलिस को 1 हफ़्ते का रिमांड दिया है। हमें पुलिस के ज़राए ने यह बताया है कि इब्तदाई तहकीकात में मुलज़िम का ये कहना है कि वो जाए वारदात पे मौजूद नहीं था, ना उसने गोलियां मारी है, न वो कत्ल में मुलविस है। बाकी उसने जो किराए के कातिल हैं वो जज सिकंदर लाशारी को अरेंज करके दिए हैं। पुलिस ने मुलज़िम की मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट और दीगर चीज़ें अपनी तहवील में ली हैं। 1 हफ़्ता पुलिस के पास है और मज़ीद कई नए इंकशाफात होने जा रहे हैं। जज सिकंदर लाशारी और उसके जो करीबी साथी है फ़हीम, उसको दहशतगर्दी की रोकथाम की जो खुसूसी अदालत है हैदराबाद की, उसने 2018 में सज़ाए मौत दी। जो सिंध हाई कोर्ट की जो डिवीज़नल बेंच थी, जनाब मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, गालबन उनके हेडेड बाय मोहम्मद अली मज़हर, उसने उस फैसले को बरकरार रखा। सज़ाए मौत का वो है अभी इंतज़ार कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की है, लेकिन हम पाकिस्तान की अदलिया से, जुडिशरी से ये अपील भी करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि सेशन जज सिकंदर लाशारी, जो कानून के लिबादे में एक हार्डन क्रिमिनल है और एक दहशत और वहशत का उसके माहौल बर्पा किया था, उसको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि जितने भी वर्दी पोश या बग़ैर वर्दी के जिनको इस रियासत पाकिस्तान ने एक ताकत दी है कि वो आवाम को इंसाफ फराहम करें, जब वो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनको, अगर वो कत्ल करने से गुरेज नहीं करते तो उनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, ताकि मुआशरे में एक खौफ व एक डिटरेंस का माहौल कायम होना चाहिए। जज सिकंदर लाशारी जो अब मुअत्तल जज है, उसके लिए बताया जा रहा है कि उसने एक सिंध के एक DSP के हाथों एक खातून का मुबैना तौर पे कत्ल कराया था। उसके अलावा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में उन्होंने एक नया एक रिकॉर्ड कायम किया था, जब एक डकैती का मुकदमा, करोड़ों रुपए की डकैती का मुकदमा उनके सामने आया, तो मुलज़मान के साथ इसने सिकंदर लाशारी ने साजबाज करके मुलज़मान को न सिर्फ आज़ाद छोड़ा, बल्कि डकैती की सारी रकम उन्होंने मुलज़मान के हवाले करने का फ़ैसला सुना दिया। पता नहीं कि आला अदलिया ने जज सिकंदर लाशारी की इन कार्रवाइयों का क्यों नोटिस नहीं लिया, इतने अरसे तक वो किस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता रहा। मेरी ज़ाती इतलात ये हैं कि जिस ज़िले में भी सिकंदर लाशारी था, वहाँ के क्रिमिनल्स पे उसने हाथ रखा था, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को उसने फ़रोग़ दिया था। जो सही तौर पे काम करने वाले मुख्तलिफ़ पेशों के जो अफराद थे, उसके सामने जब पेश होते थे, उनके साथ वो बड़े घटिया तरीके से पेश आता था। बुनियादी तौर पे सिकंदर लाशारी इस मुआशरे का वो काला धब्बा है जिसको बिटाना इस मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो। इमदाद सोमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती टाइम देने का। नाज़रीन, सुन लिया आप लोगों ने किस तरीके से जो है एक सिटिंग जज ने, जो कि इस वक्त काल कोठरी में है, उनकी तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी अना की तस्कीन के लिए अपने ही साथी उस वक्त जैकबाबाद के सेशन जज थे, जो कि इस वक्त ठट्टा के जज हैं, खालिद हुसैन शाहानी, उनके साहबजादे आकिब शाहानी को जो है उन्होंने कत्ल करवाया। क्या जुर्म था आकिब शाहानी का, आप
सुन चुके हैं कि आकिब शाहानी जो है वो, इन्हें ये इत्ला मिली थी कि उनके उसकी साहबजादी से ताल्लुकात हैं और उसका बाकायदा रिश्ता भी उन्होंने जो है जज साहब ने जो है वो मांगा था तरीक़ाकार के मुताबिक। लेकिन उन्हें ये भी अच्छा नहीं लगा कि इनको इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे भागे। बस ये चीज़ उनके आड़े आ गई और उसके बाद जो है वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो यानी कि ख़राब लोगों को, गंदे लोगों को घेरने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली होती है। ये अल्लाह ताला की हिकमत अमली थी कि इस हिकमत अमली के नतीजे में उनका भयानक, बदबूदार, गुनाह आलूद चेहरे को बेनकाब करना था। बहाना ये बन गए, खुद साथी जज जो है खालिद शाहानी के साहबजादे आकिब शाहानी की शहादत, उनकी हलाकत जो है वो उनका एक जवाज़ बन गई उनको बेनकाब करने के लिए। लेकिन जो इंकशाफात किए हैं खुद इमदाद सुमरो ने अपनी रिपोर्ट में, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यानी यकीन नहीं आता कि कोई सिटिंग जज जो है वो इतना ज़्यादा गिर सकता है। यानी मैं तो ये कहने पर मजबूर हूँ कि वो जज की सूरत में जो है एक दहशतगर्द, एक कातिल, एक डाकू, यानी डाकू जो पकड़े गए उन्होंने अपने ही फैसले से रिहा कर दिया और लूटा हुआ माल भी उनके हवाले कर दिया और फिर बाद में डाकुओं से खुद साजबाज करके उन्हें आमादा किया कि मेरा ये काम कर दो, यानी कि मेरे कहने पर सुपारी दी कि उसको कत्ल करो तो मैं तुम्हारे सारे मुकदमे ख़त्म कर दूंगा। इंसाफ के नाम पर इससे बड़ा बदनुमा दब्बा, इससे ज़्यादा यानी कि इंसाफ की जगहसाई या इंसाफ की रुसवाई और क्या हो सकती है कि एक सिटिंग जज, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, ये हकीकत में सिंध में ऐसा हुआ। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि क्या इन्होंने नाम मलिया मेट कर दिया इंसाफ का, जजिस का, अदलिया का। पाकिस्तान की अदलिया वैसी ही जो है वो इतनी बदनाम हो चुकी कि इस तरह के वाक़यात ने जो है वो उनकी रही सही कसर भी ख़त्म कर दी। आपने सुना क्या कहा इमदाद सुमरो ने कि एक डीएसपी से उन्होंने एक खातून का कत्ल करवाया। लानत है इस किस्म के जजिस पर, लानत है। जजिस क्या होते हैं? जजिस के फैसले जो होते हैं, जजिस की हरकत सकनात जो है वो इंसाफ का सर ऊंचा करने के लिए होते हैं, इंसाफ को कदमों की ठोकर बनाने के लिए नहीं होते हैं। इस किस्म के जज जो है ये इंसाफ के लिए जगहसाई का, इंसाफ के लिए रुसवाई का, इंसाफ के लिए बदनामी का बाइस है। और ये जो है ये तमाम दूसरे जो जजेस हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया से कम नहीं, जो इस किस्म के अज़ाइम या इस किस्म के ख्यालात या इस किस्म के ख्वाहिशात रखते हैं, उन्हें इससे जो है वो सबक लेने की ज़रूरत है कि वो इस वक्त काल कोठरी में है, यानी मौत की सज़ा उन्हें हो चुकी और किसी वक्त जो है वो फांसी का फंदा उनके गले में फिट किया जा सकता है। बहुत ही दुख के साथ जो है मुझे ये अल्फाज जो मैं इस वक्त अदा करूं, दिल पर जबर करते हुए अपनी ही अदलिया के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस के बारे में कि उनका अपना एक साथी किस तरीके से कितने भयानक किस्म के जराइम में जो है वो बराह रास्त मुलव्विस रहा है, जिसके शवाहिद सामने आ चुके हैं। और अब ये जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है खुद, जिसे अभी दुबई पुलिस ने जो है डिपोर्ट किया है, ये बरकत अली लाशारी, उसका क्या कहना है? वो कहता है मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन ये सारा काम जो है उस जज ने करवाया है अपनी अना की तस्कीन के लिए। और इस सारे मामले में जो है वो सही कह रहे हैं कि पीर फरीद सरहंदी जो एसपी थे वहाँ के हैदराबाद के, उन्होंने बहुत यानी कि प्रोफेशनल अंदाज में सारे मामले की तफ्तीश की थी, क्योंकि जिस तरीके से इसको कत्ल किया था वो कत्ल बज़ाहिर जो है वो उसको डाकाज़नी की वारदात में मुज़ाहमत का शाखसाना बनाने की कोशिश की थी मुल्ज़िमों ने। लेकिन कहते हैं ना, ताड़ने वाले भी क़यामत की निगाह रखते हैं। और इसकी तफ्तीश जब जैसा हुई और इसमें जो एक उनके साथ एक रैंकर इंस्पेक्टर था जो कि सिपाही से इंस्पेक्टर बना था, उन्होंने लाश देख कर कह दिया कि भाई ये कोई कारोकारी का मामला है। अपने एसपी से कहा, क्योंकि जहां गोलियां मारी थी, गोलियां जिस जगह मारी थी, उससे यही साबित होता कि ये डाकाज़नी में मुज़ाहमत का नतीजा नहीं बल्कि ये कारोकारी का है। और इसके बाप से पूछो कि ये जो है इसका किस लड़की से माशका चल रहा था, वो लड़की वाले ही इस कत्ल में बिलवास्ता या बराह रास्त मुलव्विस है। ये लाश को देखने के चंद मिनटों बाद ही ये
तज्जिया, ये फैसला, ये यानी कि अंदाज़ा लगा लिया था कि इस कत्ल में कौन मुलविस है। बाद में ये सारी चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ती हुई अपने मंतकी अंजाम को पहुंची। ये कहना है ख़ुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। किसी को अगर कोई शिकायत हो मेरे प्रोग्रामों से, किसी अगर हमारे प्रोग्राम, मेरी गुफ्तगू या हमारे जो इंकशाफात किसी की दिल आज़ारी का बाइस बनते हैं, अगर वो समझते हैं कि उनमें प्रोग्रामों से उनकी किरदार कुशी हो रही है या हम वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं, हम एक तरफा प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ नहीं सुना या हमने प्रोग्राम में जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो वो कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफार्म हाजिर है उनके लिए। हमारा जो राब्ते का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 4168573283, 4168573283। और इसी तरीके से हमारा ईमेल एड्रेस है hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।